जय हिंद दोस्तों। सीडीएस में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही सवाल पीवाईक्यू से हैं, तो इस तरह से जो हमारी सूरवीर बैच है वो काफ़ी इफेक्टिव है। हर एक सब्जेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी बैच से देखने को मिले हैं। इसके अलावा यूट्यूब और जो बाकी डिस्कशन हम करते हैं प्लेटफॉर्म्स में, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिले हैं। और ना केवल मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, बल्कि उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल्ड मैनर में। पहला सवाल यह है जो आपसे पूछ रहा है, स्मृति लिटरेचर का कौन सा पार्ट है। देखिए, जो हमारी समग्र बैच है और जो सूर्य बैच है, उसमें जो पहली ही सब्जेक्ट है, पहली ही फाइल के अंदर हमने बात करी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एंड जो सेकंड लेक्चर था उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट वैदिक लिटरेचर, जिनमें यह सवाल मैंने लिखा था कि वैदिक लिटरेचर को किस नाम से जानते हैं। तो वैदिक लिटरेचर को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है लिसनिंग, सुनना, है ना, जिससे सुना जा सके, दैट विच इज हर्ड। तो आप जानती हो कि जो वेद हैं उनका टाइम पीरियड काफ़ी पुराना है, तो ये रिवील्ड नॉलेज हैं, जो बहुत ही एंशियंट सेजेस हैं, ऋषि मुनि हैं, और उन्होंने इनको रिवील करा, इन नॉलेज को, और फिर इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। तो ये स्मृति से अलग है। देखिए, स्मृति का मतलब क्या होता है, आप जानती हो, स्मृति का मतलब होता है याद रखना, याद करना, राइट। तो वैसे एंशियंट टेक्स्ट जो याद हुए लोगों को, ऋषि मुनियों को, एंड उसके बाद वो ट्रांसफर हुए, वो स्मृति हैं। बट श्रुति क्या है, जो सुन करके ट्रांसफर हुए हैं, जो आगे बढ़े हैं। तो स्मृति अलग है, जैसे मैंने बहुत डिस्कशन करा था श्रुति और स्मृति में क्या डिफरेंस है। इसके बाद संहिता की भी बात करी थी। फिर वेदांग के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेदांग 6 ऑक्सिलियरी डिसिप्लिन है जो वेदों की अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। तो जो वेदांग है ना, वो एडिशनल चैप्टर है वेद के, जिनमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। तो ये सारा उसी का पार्ट है जो वेदांग के 6 हिस्से हैं, ठीक है। तो जो वेद हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो आप, वेद जो हैं वो क्या है, श्रुति हैं, है ना। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये अपौरुषेय है, यानी ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। अपौरुषेय मतलब ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। तो इस वजह से ये इटर्नल रेविलेशन है, यानी ये सुन करके, हियर्ड होकर के बाय एंशियंट ऋषिज इन डीप मेडिटेशन, उनसे ये आगे बढ़े हैं। तो जो वेद हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये श्रुति का पार्ट है। इसके बाद जो वेदांग हैं, जो वेद के लिम्स हैं, जो ऑक्सिलरी साइंस है, जो हेल्प करने में मदद करते हैं वेदों की, है ना। अभी मैंने आपको बता दिया वेदांग के बारे में। जैसे सबसे पहले तो इनमें शिक्षा आता है, व्याकरण आता है, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। तो ये 6 वेदांग हैं। और ये जो वेदांग है, ये रेविलेशन नहीं है, ये ह्यूमनली कंपोज टेक्स्ट है। ये लोगों ने लिखा है, इंसानों ने लिखा है वेदांग को। बट वेदों और वेदांग में डिफरेंस यही है कि वेद रिविलेशन है, एंशिएंट रिविलेशन है, एंशिएंट सेजेस ने उन्हें रिवील करा है, उन्हें लिखा नहीं गया है। तो ये डिफरेंस है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक है लिख करके ट्रांसमिट करना, एक है सुन करके ट्रांसमिट करना। तो जो वेद हैं वो स्मृति नहीं बल्कि श्रुति लिटरेचर का पार्ट हैं। तो वेद को आप हटा दो तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए। देन ये देखो, यहीं पे जो पीवाईक्यू है, अगर सिर्फ आप ये करके जाते हो तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि वैदिक लिटरेचर क्या है, श्रुति का पार्ट है। तो अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, बट हमें थर्ड चेक करना है। तो कल्प सूत्र किसका हिस्सा है, वेदांग का हिस्सा है। और वेदांग क्या है, वेदांग स्मृति का पार्ट है। दैट्स इट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो ऐसे टफ क्वेश्चन भी आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं अगर आपने पीवाईक्यूज को सही से समझा है। और ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करा है, एक एक चीज़ वीडियो में। अगर आपने वीडियो कवर की है तो बहुत अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर वाली जो एनसीईआरटी, उनमें भी आप देख सकते हो, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि वैदिक व्यू कैसा होता है इंडिविजुअल का और सोसाइटी से उसके रिलेशन का। 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, धर्म पे, अर्थ पे, काम पे और मोक्ष पे। आपने जरूर सुना होगा, ये टर्म्स बहुत ही फेमस है। धर्म मतलब सही तरीके से जीना, एथिकल लिविंग। अर्थ का मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी रिलेटेड टू मनी। एंड काम का मतलब वही डिजायर्स जो होते हैं हमारे। एंड मोक्ष का मतलब स्पिरिचुअल फ्रीडम, है ना। देन इसी के बाद हम देखते हैं जो वेद हैं वो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिटरेचर हैं। इन्हें हम श्रुति कहते हैं, जो कि इटर्नल है, सेल्फ एविडेंट है और डिवाइनली मतलब इंसानों ने, ऋषि मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा रिवील्ड है ना। सेज ने, यानी जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन चीज़ों को परसीव करा वैदिक मंत्राज के रूप में, मेडिटेशन में, कॉन्टेम्पलेशन में, और इसके बाद ये इसी तरह से आगे बढ़ा है। इसी वजह से एंटायर वैदिक लिटरेचर को हम श्रुति
कहते हैं, जबकि इसी के दूसरी ओर कुछ ह्यूमन क्रिएशन भी हैं लिटरेचर में जिन्हें हम स्मृति कहते हैं, जो लोगों ने, इंसानों ने लिखा है, जैसे रामायण, महाभारत इंक्लूडिंग द भागवत गीता, उपनिषद एंड धर्मशास्त्र रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्मृति ट्रेडिशन। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो महाभारत, उपनिषद वगैरह, जैसे देखो इन्होंने पूछा भी है, पुराण, रामायण, है ना, ये सारे आपके स्मृति लिटरेचर का पार्ट है, क्योंकि इंसानों के द्वारा या यूं कहें ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है ना, सुन करके रिवील नहीं किया गया है। डिफरेंस है दोनों बातों में। तो दैट्स इट। आई होप आपको इसमें कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके पास एक छोटा नोटबुक है तो उनमें आप कुछ बातें लिख सकते हैं, जैसे स्मृति क्या है, श्रुति क्या है, इनमें क्या टाइप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लिख लेते हो तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है। आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और अशोक मेहता। तो देखिए हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही हमने यूपी पीसीएस की एनालिसिस की थी। उस टाइम भी मैंने आपको ये बताया था बहुत ही डिटेल में। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो सवाल कुछ ऐसा था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पहला स्टेटमेंट ये कि ये फॉर्म हुई जनवरी 1934 में, और दूसरा तो ये कि जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन करा क्योंकि वो सोशलिज्म को बहुत मानते थे, सोशलिज्म में उनकी सिंपैथी थी, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। ये क्वेश्चन बीपीएससी में था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में किनके द्वारा फाउंड होती है। तो मैंने आपको बताया था आपको दो नाम याद रखना है, एक तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी का, दूसरा आचार्य नरेंद्र देव जी का। बहुत फेमस नाम है दोनों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, और आचार्य नरेंद्र देव जी का नाम वो जरूर डालते हैं। ठीक है, तो ये पेपर हमने डिस्कस किया, फिर मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी ने सीएसपी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं करा। इसका बहुत सारा रीज़न था, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो सोशलिज्म से जुड़े हैं तो पार्टी से भी जुड़ जाएंगे, वो सोशलिज्म को इन जनरल प्रमोट करते थे। और इसका रीज़न भी है, कुछ चीज़ें उन्हें सही नहीं लगती थी नेहरू जी को सीएसपी की, इसलिए वो नहीं जुड़ा। इनफैक्ट आप देखो आज़ादी के बाद जो सीएसपी है वो कांग्रेस से अलग टूट करके निकल जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जयप्रकाश नारायण एंड लोहिया जी, और इसके बाद ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाता है, जो कि बहुत ही फेमस पार्टी है। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं हम। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये तो बहुत ही सीधा सा सरल सवाल है। इन्होंने सिंपली पूछा है कि कौन फाउंडर है, तो आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ हम डेफिनेटली जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो इनफैक्ट जुड़े हुए भी नहीं थे, तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जर्नल, न्यूज़पेपर या पॉम्फलेट वगैरह के बारे में दिया गया है, एंड ये पूछा जा रहा है कि इनके फाउंडर कौन हैं। कूडी अरासू, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल और भवानी मंदिर। मान लो आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सारे सवाल आपको पता तो होंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी आते हैं। तो मैं कैसे सोचता हूँ, देखिए साफ तौर से इन नामों में समझ आ रहा है कि ये कूडी अरासू ये साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज है। अगर आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है कि तमिल लैंग्वेज है, फिर भी आप डेफिनेटली ये तो किसान बुलेटिन तो हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, बॉम्बे क्रॉनिकल ये तो इंग्लिश वर्ड है, भवानी मंदिर हिंदी का टर्म है, तो ये तो होंगे नहीं। यहाँ पे बस एक ही नाम है ईवी रामास्वामी नायकर जी का, जो डायरेक्टली साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो ए जाएगा 4 के साथ, तो ये हट गया, सॉरी ये सी और डी हट गए। देन इसके बाद किसान बुलेटिन, तो इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जो किसान सभा से या किसानों के हित से जुड़े हुए हैं? तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने किसान सभा से इंदुलाल याग्निक जी का नाम जरूर जोड़ा होगा, कई बार हमने भी डिस्कस किया है पीवाईक्यूज के टाइम पे, और सिविल सर्विसेज में भी इनफैक्ट पूछा गया है। तो इस तरह से, क्योंकि देखो एट द एंड बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो आप याद नहीं रख सकते हो, एक लिमिटेड ही याद रख सकते हो, है ना। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ जाता है कई बार। वैसे भी मैं आपको इसका सोर्स ही बताऊंगा। खैर इंदुलाल याग्निक जी जुड़े हुए हैं और खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, तो इस तरह से ऑल इंडिया किसान सभा के फाउंडर थे इनफैक्ट। तो इस तरह से ये मैच होगा B3 के साथ, तो बस एक ही आंसर बचता है हमारा ऑप्शन ए। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता जी ने फाउंड करा है, और भवानी मंदिर जो है ये अरबिंदो घोष जी ने। कुछ और न्यूज़पेपर मैं आपको बताता हूँ जो पूछे जाते हैं पेपर में, अगर आप उन्हें ध्यान रख लें तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला नाम आता है केसरी का, तो केसरी बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, ये मराठी लैंग्वेज में, पहले आप ये ध्यान रखिएगा मराठी भाषा में है। और इसी तरह से एक और न्यूज़पेपर है मराठा के नाम से, और ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी होने की नीड नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। देखिए केसरी जो है मराठी में है और मराठा जो है इंग्लिश में है। ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठा लिखा गया है। देन और कुछ न्यूज़पेपर हैं, एक तो वंदे मातरम है, ये बहुत पूछते हैं वंदे मातरम,
वंदे मातरम पेरिस से निकलता था, इसलिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप समझो इंडियन एक्टिविटीज़ को किसी दूसरे लैंड में लेकर जाना और उसे प्रमोट करना थ्रू न्यूज़पेपर्स इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो ये पेरिस से निकलता है वंदे मातरम न्यूज़पेपर, और इनके फाउंडर हैं मैडम बीकाजी कामा। देन अगला न्यूज़पेपर है तलवार। ये भी न्यूज़पेपर बर्लिन से प्रकाशित होता है, बर्लिन से, है ना। और तलवार के फाउंडर हैं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। सिविल सर्विस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। देन इसके बाद और जो न्यूज़पेपर हैं, एक तो बॉम्बे क्रॉनिकल है जो फिरोज शाह मेहता जी ने, ये देखो पूछ लिया गया, जो फिरोज शाह मेहता जी ने फाउंड करा है। और बंदी जीवन, ये भी जो एक तरह का खास जर्नल है, सचिन नाथ सन्याल जी ने प्रकाशित किया है, ये भी पूछा जाता है। रस्त गोफ्तार पूछ लेते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, बहुत बार स्टेट पीसेस में पूछा गया है। रस्त गोफ्तार ये गुजराती में था, रस्त गोफ्तार गुजराती में था, और ये दादा भाई नौरोजी जी ने 1851 में ये फाउंड करा था। और इंडियन मिरर है, ये भी पूछते हैं, इंडियन मिरर। वैसे तो बुक्स एंड ऑथर्स पर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इंडियन मिरर जो है, ये न्यूज़पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर जी का है, इंडियन मिरर। और एक न्यूज़पेपर और है जो आपको ध्यान रखना है, वो है द हिंदू, जो आप जानती हो कितना फेमस है ना। इंग्लिश में है, वीकली स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, और GS अय्यर जी इनके फाउंडर हैं, गोपाल सुब्रमण्यम अय्यर जी। और भी 2 लोग थे, जैसे वीर राघवाचारी जी थे, सुब्बाराव पंडित जी थे, बट मेजर फाउंडर में इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, GS अय्यर जी का। सो या दैट्स इट। ये क्वेश्चन देखिए गदर मूवमेंट पे, मैंने 2022 में ही 9 नवंबर को एक वीडियो बनाई थी गदर मूवमेंट के ऊपर। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 8 मिनट की ही वीडियो है, बट इसमें हमने 12 PYQs डिस्कस किए थे। और अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप विद इन सेकेंड्स ऐसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। कंप्लीट PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। गदर मूवमेंट 1913 में फाउंड होता है सैन फ्रांसिस्को में, सबको पता है। सोहन सिंह भाखना जी इनके फाउंडर हैं। मेजर लीडर में लाला हरदयाल जी का भी नाम आता है, राइट। एंड देन ये जो तीसरा कह रहे हैं, गदर मूवमेंट अपने वीकली गदर से अपना नाम लेता है, जो कि सेवरल इंडियन लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, गदर वीकली से इनका नाम पड़ता है। सो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सिविल सर्विसेज का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बिकॉज वो 12 क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप इसे रेफर कर लीजिए डायरेक्टली। तो गदर आप जानती हो ये एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन है जिनका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। सो आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट 2022 में भी सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके CAPF के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। तो जितने भी सवाल अभी हमने देखे, या तो वो हमारे बैच से सॉल्व हो रहे हैं, यूट्यूब वगैरह से भी कुछ सवाल सॉल्व हो रहे हैं, इनफैक्ट PYQ से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको अरेंज करना है पॉलिटिकल एसोसिएशन के फॉर्मेशन को। पहले इसे सॉल्व करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब फाउंड हुआ? ये चारों बहुत ही फेमस नाम है, हर जगह हमने भी डिस्कस किया। कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन आए उनमें इनका नाम आता है। तो जब हमने कांग्रेस पढ़ा था उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड होता है 1866 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। अब देखो मुझे तो बहुत अच्छे से ये सब याद है, क्योंकि मैं हर बार इन चीज़ों को लिख के पढ़ाता हूँ। जब आप इन्हें याद कर रहे हैं, इन्हें पढ़ रहे हैं, मेरे साथ लेक्चर देख रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर आप इन्हें एक बार लिख लेंगे बहुत ही लंबे समय तक ये आपको याद रहेगा। खैर अभी इसका आंसर देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। अब यहाँ देखो आप, पूना सार्वजनिक सभा वही चीज़ 1870। इंडियन एसोसिएशन ये बहुत ही फेमस नाम है, इंडियन एसोसिएशन, इनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1876 में। मद्रास महाजन सभा 1885 में, और मद्रास महाजन सभा 1884 में फाउंड होता है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, है ना। पूना सार्वजनिक सभा किनके द्वारा फाउंड होता है? तो ये MG रेनाडे जी का नाम आता है मेजरली। और इंडियन एसोसिएशन में 2 बहुत फेमस नाम है, जरूर याद रखिएगा। एक तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी हैं, और इनके अलावा आनंद मोहन बोस हैं। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ फाउंड हुआ होगा, बंगाल वाले रीजन में, कलकत्ता में खास तौर से। देन मद्रास महाजन सभा, ये इनके फाउंडर में M वीर राघवाचारी जी का नाम आता है, और GS अय्यर जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए ये नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का PYQ है, बहुत बार रिपीट किए गए हैं ऐसे सवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? पहले आएगा पूना सार्वजनिक सभा, देन इंडियन एसोसिएशन, इसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा, राइट।
और इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि किस पीरियड में प्लोड फील्ड यानी जूते हुए खेत के एविडेंस मिले कालीबंगन राजस्थान में? अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन या चैल्कोलिथिक? याद करो एनडीए की एनालिसिस की थी हमने यूट्यूब पे, ये रही वो वीडियो 1 साल पहले आई है एनडीए की हिस्ट्री सेक्शन की। तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट सोर्स के साथ बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कालीबंगन में, और ये जुड़े हुए हैं अर्ली हड़प्पन लेवल्स के साथ। मैंने आपको बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली फेज, मेच्योर फेज, लाटर फेज, राइट। तो अर्ली हड़प्पन के साथ हम जोड़ते हैं, यानी हड़प्पन फेज के इनिशियल टाइम पे ही जब शुरुआत हो रही थी हड़प्पन फेज की, उसी टाइम पीरियड के आसपास हम देखते हैं कि प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेत देखने को मिल रहे हैं। सो इस हिसाब से ये बिल्कुल सही था। देन टेराकोटा मॉडल की बात कर रहे थे बनवाली में, तो ये भी सही है, कई बार हमने डिस्कस किया है, एनसीईआरटी की कंप्लीट वीडियो है 4 घंटे की, वो आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स कर लेंगे। देन कह रहे हैं देयर इज एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विथ मेच्योर, नहीं मेच्योर नहीं, अर्ली फेज, अभी हमने पढ़ा, ये देखो आप अर्ली फेज। तो दूसरा हो गया गलत, और आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3। तीसरा सही है, कालीबंगन में जो प्लोड फील्ड मिले हैं वो 2 सेट ऑफ फरो देखने को मिलते हैं जो राइट एंगल में इस तरह से क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जिससे ये पता चलता है कि 2 अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जाते थे। आप सोचिए दोस्तों 5000 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन ये लोग एक साथ 2 अलग अलग तरह के क्रॉप उगा रहे हैं। इनफैक्ट जो सिस्टम है ड्रेनेज का, बाकी चीज़ों का, वो तो आज की डेट में बहुत जगहों से, आई एम नॉट टेलिंग कि सारी जगहों से, बट बहुत जगहों से एडवांस्ड है। तो ये होती है सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री में, आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम देखते हैं, समझते, तो हमें आइडिया लगता है कि इट वाज एन इवोल्यूशन ऑफ टाइम। सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन ए अर्ली हड़प्पन। अगला सवाल देखिए अमर नायका सिस्टम के ऊपर है। खैर अभी बात करते हैं राय और नायक के बारे में। तो देखिए जो एम्पायर में पावर एक्सरसाइज कर रहे थे वो केवल राजा नहीं थे, मिलिट्री चीफ भी थे। यानी विजयनगर एम्पायर में मिलिट्री चीफ के हाथों में भी बहुत पावर थी, जो सेना को संभाल रहे थे वो भी पावर अपने हाथों में रखे थे। उनके पास फोर्ट्स होते थे, किले होते थे, आर्म सपोर्टर होते थे। ये जो चीफ हैं ये यूजुअली एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते थे, और साथ के साथ ही आप देखो बहुत सारे केसेस में इनके साथ किसान होते थे, पीजेंट्स होते थे, जो फर्टाइल लैंड को देखते थे और ताकि उनमें सेटल हो सकें। यही जो चीफ हैं इन्हें नायक कहते हैं, और ये यूजुअली तेलुगु या कन्नड़ भाषा कहते थे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का एरिया आप समझ सकते हैं साउथ इंडिया है और खास तौर से तेलुगु कन्नड़ वाला रीजन है। बहुत सारे जो नायका हैं इन्होंने अथॉरिटी सबमिट करी थी किंग्स को, और वैसी बात है किंग के अंडर ही इन्हें काम करना है, लेकिन कई बार ये रेबल भी करते हैं, विरोध भी करते हैं उस चीज़ का, और मिलिट्री एक्शन से सबड्यू भी हो जाते हैं, है ना। और अमर नायका सिस्टम की बात करें तो ये एक तरह का पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का। बहुत सारे जो फीचर है वो इक्ता सिस्टम से लिए गए थे। तो जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम था ना, इक्तादारी वगैरह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो इक्ता सिस्टम का ही इंस्पिरेशन था, उसी तरीके से देखने को मिल रहा था अमर नायका सिस्टम। कौन थे ये अमर नायका? देखिए अमर नायका मतलब क्या है, मिलिट्री कमांडर, राजा है उनके साथ मिलिट्री कमांडर है, जिन्हें टेरिटरीज दी जाती थी कि आप उन्हें गवर्न करिए, एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था, आप इन्हें गवर्न करिए। अब इस एरिया में अमर नायका क्या करता था, टैक्स भी लेता था, इसके अलावा और भी पीजेंट से दूसरे तरह के टैक्सेस, ड्यूज वगैरह चार्ज करता था, और इन्हें जो रेवेन्यू मिल रही है ना इन चीज़ों से, टैक्सेस से, ये इनका पर्सनल यूज़ भी करते थे। इसके अलावा ये एक स्टैप्युलेटेड आर्मी मेंटेन करने का काम करते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कुछ एरिया, कुछ रेवेन्यू का कुछ हिस्सा अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते हैं, और हॉर्सेस, एलिफेंट्स वगैरह भी मेंटेन करते हैं। ये जो कंटिजेंट्स हैं ये विजयनगर किंग्स को प्रोवाइड किए जाते थे विथ अ इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स विद विच दे ब्रॉट द एंटायर सदर्न पेनिनसुला अंडर देयर कंट्रोल। बात समझ आ रही है? ये इन्हें अमर नायकाज को एरिया मिला, लैंड मिला, जिनसे इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करा, उन पैसों से कुछ तो अपना खर्चा पानी चलाया, और कुछ पैसे एलिफेंट्स और हॉर्सेस में लगा दिए। इनको मेंटेन भी तो करना है, इन्हें चारा खिलाना है, कोई देखभाल के लिए चाहिए, और जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो एलिफेंट्स और हॉर्सेस ये किंग को दे देते थे, और किंग काफ़ी पावरफुल हो जाते थे, और इसके बाद बाकी एरियाज को सबड्यू कर लेते थे। कुछ जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो मंदिर के और इरिगेशन वर्क के टेम्पल के लिए भी जाता था।
ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ रही है। अमर नायक का ट्रिब्यूट भेजते थे एनुअली राजा को, और पर्सनली भी उनके दरबार में जाते थे कि हाँ भाई राजा जी, हम आप ही के अंडर हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपसे सबड्यू कर, ऐसा नहीं है कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, भले ही हम अपना एरिया खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप ही जो है वही हमारी चीज़ें देख रेख करिए। और वो खुद ही गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाते थे अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए। और किंग ओकेजनली असर्ट करते थे अपने कंट्रोल को बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक ही जगह पे कोई अमर नायका है तो अपनी पावर सारी हाथों में ले लेता है, तो जो ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ भी देखने को मिलता था, एक अमर नायका को दूसरी जगह भेज दिया जाता था। और 17वीं सेंचुरी में हम देखते हैं बहुत सारे जो नायका वो इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम भी स्थापित कर लेते हैं। दैट मीन्स इनकी हाथों में इतनी पावर आ जाती है कि एक किंग को सबड्यू कर देते हैं और कहते हैं ये मेरा इंडिपेंडेंट एरिया है, इसमें हम किसी राजा की बात नहीं मानेंगे। अमर नायका अपनी मर्जी से चलते थे। तो सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई। अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं। पहला कह रहे हैं ये एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था, बिल्कुल सही बात है, विजयनगर एम्पायर का था। दूसरा कह रहे हैं मिलिट्री कमांडर थे, इन्हें टेरिटरीज दी जाती थी कि आप गवर्न करिए, टैक्सेस कलेक्ट करिए, अदर ड्यूज लीजिए पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से। एनसीईआरटी की ही लाइन कॉपीड है। उसके बाद कह रहे हैं ये कुछ रेवेन्यू का हिस्सा रिटेन यानी अपने पास बनाए रखते थे पर्सनल यूज के लिए, और स्टैपुलेटेड कंटिजेंट रखते थे, मतलब इमरजेंसी में अगर राजा को जरूरत पड़ी तो घोड़े और हाथी एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये अमर नायका उन्हें प्रोवाइड करते थे, क्योंकि एट द एंड किंग ही सब कुछ है ना, किंग के हाथों में ही पावर है, इन्हें तो एक टेरिटरी मिल गई है गवर्न करने के लिए। तो इस तरह से ये भी सही है। उसके बाद कह रहे हैं दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा आपको, खासतौर से साउथ इंडियन किंगडम में, जहाँ पे रेवेन्यू का उनका कुछ हिस्सा टेम्पल, स्कूल, चैरिटी इनमें ना जाता हो। तो इस हिसाब से ये हो जाता है गलत, हमसे गलत पूछा है, सो आंसर इज डी। तो एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है। अगला देखिए, इसी वजह से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने कवर करा है यूट्यूब पे भी, बैच पे भी। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, जो क्लास है अमर नायका की वो किसे रेफर करती है? क्या ये सिविल सर्वेंट्स है, क्या विलेज चीफ है, क्या ट्राइब्यूटरी चीफ है, या मिलिट्री कमांडर है? सो आंसर इज डी, दे आर मिलिट्री कमांडर। अगला, अमर नायका सिस्टम कहाँ देखने को मिला, कहाँ का पॉलिटिकल इनोवेशन है? तो विजयनगर किंगडम का है। सो ये सारे आप पढ़ सकते हो, सीडीएस के ही क्वेश्चन है, दैट मीन सीडीएस अपने क्वेश्चन ही रिपीट करता है। सीएपीएफ में भी पूछा था इन्होंने अमर नायका के बारे में, करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं ये मिलिट्री कमांडर थे जिन्हें गवर्न करने दिया गया टेरिटरीज। दूसरा, अपनी सर्विसेज के बदले उन्हें कैश में भी सैलरी मिलती थी। नहीं, गलत बात है, कैश में क्यों मिलेगी? आपको लैंड मिला, आप वहाँ से टैक्सेस लो, कैश वगैरह राजा क्यों देंगे, है ना? तो इस हिसाब से सेकंड हो जाता है गलत। तो सेकंड आप उड़ा दो और आंसर निकल के आ गया बी 1, 3 और 4। ये स्टैपुलेटेड कंटिजेंट एलिफेंट वगैरह मेंटेन करते थे। ट्राइब्यूट यानी राजा को ट्रिब्यूट भी भेजते थे, सम्मान के रूप में कुछ पैसे भेजते थे, खुद ही दरबार में आते थे गिफ्ट्स वगैरह लेकर राजा को अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करने के लिए। सो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मतंगनी हाजरा और लक्ष्मण नायक सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन बारदोली सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों यूपीपीसीएस की एनालिसिस की थी हमने, इस टाइम पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इन्हें सर्च कर लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे ये तो 2 ही साल की एनालिसिस थी, ये 2023 में पूछा गया था ना ये सवाल। हाँ ठीक है, हाँ ये रहा। देखिए इन्होंने पूछा था कौन सी वीमेन फ्रीडम फाइटर क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी नहीं है? मतंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, शांति घोष, अरुणा आसफ अली। समझ आ गई बात? तो मतंगनी हाजरा क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, इन्हें गांधी बूढ़ी कहते हैं, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपना आप कह लो कि सेक्रीफाइस मार्टिडम दिया 1942 में, पूरी स्टोरी मैंने आपको समझाई है। देन ये देखो एनसीईआरटी का भी रेफरेंस लिया है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो इसमें मतंगनी हाजरा जी हैं बंगाल से, कनकलता बरुआ जी असम से, रमा देवी जी हैं उड़ीसा से। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं वीमेन फ्रीडम फाइटर भी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। अरुणा आसफ अली जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, बहुत सारे लीडर्स ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कितना टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में? अब सवाल ये है या समझदारी ये है कि जब इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं तो बाकी ऑप्शंस भी एनालाइज करें। अदरवाइज सिर्फ आप ये करके जाओ कि हाँ एक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया कि शांति घोष जी क्विट इंडिया मूवमेंट से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो बस आप इतना ही पढ़ के जा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन फिर आप कैसे टैकल कर पाओगे?
आई होप आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि ऑप्शंस की रिवर्स इंजीनियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब हम इस तरह से पढ़ते हैं, देखिए एक एक नाम मैंने आपको बताया है कनक लता बरुआ जी के बारे में पूरा लिख लिख करके कि यंगेस्ट मार्टियर है क्विट इंडिया मूवमेंट की, मुक्ति वाहिनी को ये लीड कर रहे हैं। इनका एक सुसाइड स्क्वाड भी था मृत्यु वाहिनी के नाम से, कि अगर जीवन दान देने की बात आए देश को आज़ाद करने के लिए तो हम जीवन दान भी देंगे। दैट वाज द स्पिरिट। और जब भी फ्रीडम फाइटर्स की बात आती है बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी ऑल ओ टू देम। ये आज़ादी दोस्तों ऐसे ही नहीं मिली है, आप जानती हो, न्यूमरस लोगों का सेक्रीफाइस है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिरत्न कौन सा है जैनिज्म का? ब्रह्मचर्य, सम्यक दर्शन, सुनृता और अस्तेय। इसके सोर्स की बात करें तो देखिए तमिलनाडु की जो 11th क्लास की हिस्ट्री बुक है इसमें त्रिरत्न पर चर्चा की गई है। जैन डिसिप्लिन रिक्वायर्स अडियरेंस टू सर्टेन राइगोरस रूल। तो जैन डिसिप्लिन में कुछ कठिन नियम है, उनका अनुपालन करना पड़ता है। और इनमें से जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 सिद्धांत हैं, उसे हम त्रिरत्न कहते हैं या 3 जेम्स। इसमें है राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन, दूसरा है राइट नॉलेज यानी सम्यक ज्ञान, और तीसरा है राइट कंडक्ट यानी सम्यक महाव्रत। किसी भी बुक को आप फॉलो करेंगे हिस्ट्री को जिसमें जैनिज्म की बात की जाती है, उनमें इन त्रिरत्न के बारे में ज़रूर बताया जाता है, बट मोस्टली ये हिंदी का पार्ट नहीं दिया होता है। ये हमने भी वीडियो बनाई है और आपने इमेंस सपोर्ट भी दिखाया इस वीडियो में, और इसमें हमने 70+ PYQs भी किए हैं बुद्धिज़्म और जैनिज्म पर। तो आप ये वीडियो रेफ़र कर लीजिए और ये कंप्लीट क्लैरिटी आपको देगा। तो इसमें हमने ये पढ़ा है राइट एक्शन, राइट नॉलेज और राइट फेथ की बात है। तो अगर आप ये समझ लें कि राइट नॉलेज, राइट एक्शन और राइट फेथ है, तो ये ब्रह्मचर्य वगैरह कहीं से भी राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट फेथ तो नहीं है ना। तो यहाँ से एलिमिनेशन से ये काम करता है। और अगर हिंदी बताए तो वेल एंड गुड। सम्यक दर्शन की ये बात है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है राइट फेथ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो तमिलनाडु बोर्ड से ईजिली सॉल्वेबल है, ठीक है। और क्या ये डुएबल है? तो इसका जवाब है हाँ, दिस इज डुएबल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्या ये हमने पढ़ा है? तो इसका आंसर है हाँ, हमने पढ़ा है। यही वीडियो बैच में भी है, बिकॉज ये वीडियो मैंने बैच से उठा करके यूट्यूब पे भी डाला है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कौन सा हरप्पन सील में अपीयर नहीं करता है? हम्प्ड बुल, एलिफेंट, लायन और क्रोकोडाइल। तो ये हमारी यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें हमने डेमो एंड ओरिएंटेशन क्लास देखा था अपने बैच का फर्स्ट लेक्चर का। इसमें आप 39 मिनट वाले टाइम स्टैम्प पे जाइए। मैंने एग्जैक्टली बताया है कि ये ऑप्शन में लाइन देते हैं और लायन जो है वो हरप्पन सील के मोटिफ में नहीं देखने को मिलता है। अब ये बात मैंने क्यों कही? बिकॉज मैंने आई गेस जहाँ तक मुझे ध्यान है PYQ का ही रेफरेंस लिया था, और इसमें जो हमारी PDF थी उसमें भी मैंने आपको बताया कि काव का कहीं मेंशन नहीं है सील में, और क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो मैंने हाईलाइट कर दिया था। कैटल है, सीप है, गोट है, बफेलो है, पिग है ना, घड़ियाल वगैरह यानी क्रोकोडाइल की जो स्पीसीज होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है बुल है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल वगैरह है, बट लायन नहीं है, ठीक है। लायन जो है नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। इस वीडियो को जरूर रेफर कर लीजिए। इसमें हरप्पन सिविलाइजेशन पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 60-70 सवाल किए हैं, तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या ये डुएबल है? तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने ये पढ़ा है तो डुएबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अर्लीस्ट टेक्स्ट है? नाट्य शास्त्र ऑफ भरत, सुश्रुत संहिता, अष्टाध्यायी और मनुस्मृति। अब ये है हमारी थीम्स NCERT वाली बुक, किनशिप कास्ट एंड क्लास। कंप्लीट ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है, 4.5 घंटे की वीडियो है, और इसमें ये टाइमलाइन दिया गया है मेजर टेक्सचुअल ट्रेडिशन में। सबसे पहले बताया गया पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत ग्रामर का वर्क है, और ये 500 BC में यानी सबसे पहले ही देखने को मिलता है ना। उसके बाद ही आते हैं धर्मशास्त्राज, देन ईयरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अष्टाध्यायी। अब ये आप देखो तो इन्होंने CAPF में भी पूछा है कि ऑथर कौन है अष्टाध्यायी के, पाणिनि है। और ये जो क्वेश्चन था रिसेंटली NDA में पूछा गया, तो इसमें इन्होंने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं सबसे पहले अष्टाध्यायी लगाएंगे, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि अष्टाध्यायी सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट है, मगर एक्चुअल पेपर में इन क्वेश्चंस को करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगला देखिए, अशोकाज इंस्क्रिप्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला कह रहे हैं जो मेजर रॉक एडिक्ट है, ये जो केरल वाली मेजर रॉक एडिक्ट है ये संस्कृत में है। दूसरा ये कि जो माइनर रॉक एडिक्ट है बिहार में, केवल पाटलिपुत्रा में है। तीसरा ये कि जो धौली मेजर रॉक एडिक्ट है इसमें कलिंग वॉर का जिक्र है। और चौथा जो कालसी है उत्तराखंड में, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स का ये साइट है। ये जो क्वेश्चन है राइट साइड जो स्क्रीन में अपेयर कर रहा है,
ये पूछा गया है सिविल सर्विसेज 2022 में, और इसमें इन्होंने ये पूछा है साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स, और डैश देकर लिखा गया सोकाज के बारे में, और डैश देकर ये लिखा गया कि लोकेशन, है ना। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट है धौली, और इसी में मेजर रॉक एडिक्ट येरागुड्डी है, जोगोड़ा है और कालसी भी है। इसमें इन्होंने कहा कालसी एक मेजर रॉक एडिक्ट है, और ये साफ तौर से इन्होंने पूछा कि ये कालसी कहाँ है, कर्नाटक में है क्या? नहीं, कालसी उत्तराखंड में है। और यहाँ पे हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट पेयर है, तो ये पेयर गलत था, ठीक है, ये पेयर गलत था, क्योंकि जोगोड़ा जो है वो उड़ीसा में है, धौली भी उड़ीसा में है, और येरागुड्डी आंध्र प्रदेश में। तो 2 सही थे 2 गलत थे। खैर जो भी हो, बट यहाँ से हमने ये तो जरूर सीखा है कि कालसी जो उत्तराखंड में है। अब ये सिविल सर्विसेज का PYQ तो सभी पढ़ते हैं, हमने कई बार ये पढ़ा है, बिकॉज हमने एक वीडियो भी इस पर कवर किया था। इस वीडियो का टाइटल ये है एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन UPSC 2024 में तो नहीं, बट 25 में आ गया, इंस्क्रिप्शन पे ये सवाल है, और 70 से ज़्यादा PYQs हमने कवर किए थे। अब यहीं पे अगर हमने ये PYQ अच्छे से किया है तो हमें समझ आ गया कि कालसी जो है, जो कि उत्तराखंड में है, ये एक मेजर रॉक एडिक्ट है। और ये 2 यहाँ पे बातें हैं, पहला ये कि क्या ये उत्तराखंड में है या नहीं, दूसरी बात ये कि ये मेजर रॉक एडिक्ट है या माइनर रॉक एडिक्ट है। तो इन दोनों बातों की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है कि कालसी जो है उत्तराखंड में है, और ये एक मेजर रॉक एडिक्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए। और बाकी देखिए गलत है, इंस्क्रिप्शन के बारे में बेसिक बातें ही यही है कि केरला में जो है खासतौर से नहीं देखने को मिलते हैं अशोकाज इंस्क्रिप्शन, और संस्कृत में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शन तो जनरली प्राकृत में ही है और दूसरे लैंग्वेज में जैसे खरोष्ठी में। बट ये जो इन्होंने कहा संस्कृत, ये गलत है, अशोक के इंस्क्रिप्शन संस्कृत में नहीं है, एडिक्ट्स वगैरह भी संस्कृत में नहीं है। और दूसरा इन्होंने कहा माइनर रॉक एडिक्ट ओनली फाउंड इन पाटलिपुत्र, ये भी गलत है। तीसरा ये कि धौली मेजर रॉक एडिक्ट मेक्स अ मेंशन ऑफ कलिंग वॉर, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए पूछा भी गया था कि कलिंग विक्ट्री किसमें मेंशन्ड है, तो इसका आंसर था ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये कोई इंस्क्रिप्शन में नहीं है जिस तरीके से इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो अगर इंस्क्रिप्शन अगर डायरेक्ट भी हम देखें तो धौली इंस्क्रिप्शन हो सकता है, बट रॉक एडिक्ट कभी नहीं होगा, ठीक है। ये अलग अलग बातें हैं, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रॉक एडिक्ट का मतलब होता है कि पत्थर को अलग से यूज किया गया हिस्टोरिकल पर्पस में, उसमें जो लेटर्स है वो इनग्रेव्ड किए गए, ठीक है। बट जो इंस्क्रिप्शन होता है वो अलग चीज़ है, वो किसी भी चीज़ में लिखी जा सकती है, तो ये फ़र्क है। तो ये बहुत अच्छे से कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट ये UPSC के PYQ से ही क्लियर हो जाता है कि कालसी एक मेजर रॉक एडिक्ट है। इसके अलावा एक मैप भी है, अगर वो मैंने मैप लिया है NCERT का, जो एडिक्ट्स वाला मैप है, हाँ ये देखिए, है ना। तो यहाँ भी ये बात है कि कालसी, ये रेड ट्राइंगल है, लेट मी जूम इन, ये रेड ट्राइंगल है यहाँ पे, और ये जो रेड ट्राइंगल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर रॉक एडिक्ट को। और ये हमारा कौन सा स्टेट है, तो ये हमारा उत्तराखंड है। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। आजीविका के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। पहला ये कह रहे हैं कि ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं कास्ट और क्लास के आधार पे। दूसरा ये कि इनका कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होता था, और कैनोनिकल टेक्स्ट है। कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट क्या होते हैं, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। कैनोनिकल मतलब रिलीजियस टेक्स्ट। तीसरा ये कह रहे हैं कि सीवियर एस्केटिज्म को प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही थोड़ा भोजन करते हैं। और चौथा ये कि इनका जैनास के साथ अलायंस था, यानी एक संधि थी, संगठन था, और वो किसके अगेंस्ट था, बुद्धिस्ट के अगेंस्ट था। अब ये क्वेश्चन की एग्जैक्ट जो सोर्स है वो उपिंदर मैम वाली बुक है। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि एक सबसे पहले इन्होंने आजीविका सेक्ट के बारे में डिस्कस किया। जैन भगवती सूत्र, ये क्या है, ये एक टेक्स्ट है, बहुत फेमस है जैन भगवती सूत्र। इसमें बताया गया है हिज फादर वाज अ मंखा। मंखा का मतलब क्या है, प्रोबेबली एन एग्जिबिटर ऑफ रिलीजियस पिक्चर्स एंड अ सिंगर ऑफ रिलीजियस सॉन्ग्स, यानी जो धार्मिक गाना है या रिलीजियस पिक्चर्स हैं उनके एग्जिबिटर थे, जिनका नाम क्या था, मंखाली। और इनकी जो मदर है उनका नाम था भद्दा, अ नेम गिवन टू मदर्स इन मैनी मैथोलॉजिकल जैन स्टोरीज। बहुत सारे मैथोलॉजिकल जैन स्टोरीज में मदर्स को भद्दा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके पेरेंट्स का नाम, हिज पेरेंट्स आर सेड टू हैव नेम्ड हिज गौशाला। तो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम गौशाला इसलिए रखा बिकॉज वो काव सेड में जन्म लेते हैं। काव सेड यानी गौशाला, गौ का मतलब गाय है और शाला का मतलब आवास, है ना। काव सेड इन अ श्रावण विलेज
एज हिज पेरेंट्स कुड फाइंड नो अदर प्लेस टू स्टे, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास कोई और खास जगह नहीं थी रहने की, इसलिए काव शेड में इनका जन्म हुआ गौशाला का, इसलिए यह नाम पड़ा। इसके बाद बुद्ध घोष की कमेंट्री है। बुद्ध घोष बहुत फेमस हिस्टोरियन है। इनकी कमेंट्री है किस पे? सम्मनफाल सुत्त पे। सुत्त का मतलब आप समझ रहे होंगे, सुत्त पीटक से एसोसिएटेड है, और इसमें भी मक्खली के बर्थ की स्टोरी बताई गई है कौ सेड में ही। बट एक बात और ऐड की गई है कि वो एक स्लेव थे, स्लेव यानी गुलाम थे। और भगवती सूत्र में यह भी बताया गया कि जो मक्खाली है इनिशियली अपने फादर के प्रोफेशन को फॉलो करते थे, यानी वही मंखा वाला काम करते थे, रिलीजियस गाने, रिलीजियस पिक्चर्स वगैरह दिखाते थे, अपने हाथ में एक पिक्चर बोर्ड लेकर घूम घूम कर। और इसके बाद बहुत सारी बातें हैं, और इसमें यह भी बताया गया है जैन टेक्स्ट का कि इनका लॉन्ग एसोसिएशन था महावीर के साथ, और ये इनके डिसाइपल के रूप में थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। महावीर स्वामी जी का जो जैनिज़्म है जिस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, उसी टाइम पे काफ़ी सारे सेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसमें से एक आजीविका सेक्ट था। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, 6th सेंचुरी BC का जो टाइम पीरियड था, ये रिलीजियस अपहेवल का टाइम पीरियड था। ये रिलीजियस अपहेवल का टाइम पीरियड था, और 63 से भी ज़्यादा न्यू रिलीजन इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट कर रहे थे। और इंडिया ही नहीं, आप देखो इंडिया के अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं उनमें भी बहुत सारे, जैसे चाइना में अलग तरीके से, तो हर जगह पे ये रिलीजियस अपहेवल का टाइम पीरियड देखने को मिल रहा था। तो केवल बुद्धिज़्म और जैनिज़्म नहीं है, इसके अलावा आजीविका सेक्ट भी थे, और इसी में बताया गया कि ये महावीर के डिसाइपल के रूप में थे, यानी शिष्य के रूप में थे। सेंट्रल आजीविका आइडिया ये बताता है नियति के बारे में। नियति मतलब फेट होता है, यानी किस्मत जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस दुनिया में सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है और सब कुछ ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। जो नियति है यही सबको कंट्रोल करके रखती है। जो मानव का एफर्ट है, जो ह्यूमन एफर्ट है, जो हमारे प्रयास हैं, उसका कोई कंसिक्वेंस नहीं है, और ये एक स्ट्रिक्टली डिटर्मिनिस्टिक डॉक्ट्राइन है, यानी सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक की कथा सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो आप जो एफर्ट करो या हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है, एज पर आजीविका आइडिया। कर्मा और जो ट्रांसमाइग्रेशन है ये एग्जिस्ट तो करता है, बट ह्यूमन के एफर्ट से बदलने वाला नहीं है। ये उनका ह्यूमन जो एफर्ट्स है उनका कोई रोल नहीं है इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि हमारे हजारों सालों की कहानी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। तो ये आजीविका की बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये फेट थ्योरी कहते हैं इसे, या नियति थ्योरी आप कह सकते हो, नियति थ्योरी। तो जब भी आजीविका के बारे में पूछते हैं तो ये बात जरूर पूछते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो फेट थ्योरी या नियति जो है इनके बारे में आजीविका ने बताया। अलग अलग धर्म संगठन थे, या यूं कहें कि रिलीजियस अपहेवल थे, तो अलग अलग तरीके के विचार रखते थे। अब आजीविका के बारे में कुछ बात अगर हम समझे तो इनका एक रेगुलर प्लेस जिसे हम सभा कहते हैं वो होता था, जहाँ पे मीटिंग्स और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। अब इससे ये भी समझ आता है कि इनका एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन था, इनके पास कैनोनिकल टेक्स्ट थे, और जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं उनके काफ़ी सारे कोटेशंस इनसे मैच भी करते हैं। आजीविका सीवियर एस्केसिज्म को प्रैक्टिस करते थे, और ये बहुत ही थोड़ा भोजन करते थे। तो जैनिज़्म की तरह ही ये भी सीवियर एस्केटिक थे, और बहुत ही लिटिल फूड को ये टेक करते थे। और इसमें हालांकि देखिए बुद्धिस्ट ने ये एक्यूज़ किया है कि ये सीक्रेटली खाते थे, ठीक है। तो एक्विजिशन जो है वो चलता ही आ रहा है उस टाइम से भी। और इसके बाद ये अहिंसा प्रैक्टिस करते थे, यानी नॉन इंजरी नॉन वायलेंस। तो ये नॉन वायलेंस वाला रिलीजन था, बट अपेरेंटली नॉट एज स्ट्रिक्टली एज जैनास। तो ये उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं था जैनिज़्म की तरह। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि भगवती सूत्र में मेंशन किया गया है कि दे वर अलाउड टू ईट मीट, यानी वो उन्हें मीट खाने की परमिशन थी। दे प्रैक्टिस्ड कंप्लीट न्यूडिटी। जैन टेक्स्ट क्रिटिसाइज देम फॉर नॉट ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, यानी सेलिबेसी ये ऑब्जर्व नहीं करते थे, इस चीज़ के लिए इन्हें क्रिटिसिज्म मिली है। आजीविका सेक्ट डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास, एंड इट्स एस्केटिक्स एंड लेटी केम फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी धर्म, जाति, वर्ग, इन चीज़ों पर भेदभाव नहीं होता था। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, जब हम बात करते हैं जैनिज़्म की, या बात करें हम बुद्धिज़्म की, या बात करें आजीविका की, इन सब में आप एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कॉमन पैटर्न क्या है? कॉमन पैटर्न है अहिंसा। कॉमन पैटर्न क्या है? कॉमन पैटर्न है कि किसी धर्म के आधार पर,
किसी जाति के आधार पर, किसी क्लास के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या पैटर्न है, एक और चीज है कि ये एक तरीके से खैर बुद्धिज्म तो मिडिल पाथ को अडॉप्ट किया, बट जैनिज्म, आजीविका, इनमें हम देख रहे हैं कि मंक्स काफ़ी सीवियर प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, बहुत ही थोड़ा भोजन लेते हैं। तो ये भी एक तरह का पैटर्न देखने को मिला। इसके बाद अगर हम समझें तो कुछ इंस्टेंस में ये बताया गया है कि जो राजा बिंबिसार थे, अ सर्टेन रिलेटिव ऑफ किंग बिंबिसार वर क्षत्रियाज। द एस्केटिक पांडुपुत्र वाज द सन ऑफ अ वेगन मेकर, यानी कंसिडर्ड लो इन सोशल हायरार्की। बेसिकली वेगन मेकर मतलब वही है, एक तरह से जो राजा हैं उनके सपोर्ट में ये काम कर रहे हैं। और मखली घोषाल यूज द वर्कशॉप ऑफ अ वीमेन पोर्टर हलाहल एज हिज हेडक्वार्टर एट सरावस्ती। उसके बाद जो कौशल के राजा हैं, कौशल भी एक महाजन पद है 16 में से, और उनका नाम है प्रसेनजीत, और ये पैट्रोन थे आजीविका ऑर्डर के। तो आजीविका को पैट्रोन सिर्फ कौशल से ही नहीं मिला है, और भी राजाओं से पैट्रोन मिला है। इनफैक्ट जो 12 बार केव्स हैं, 12 बार केव्स, ये भी इन्हें दान में मिले आजीविका को। तो इससे ये समझ आता है कि राजाओं के क्षेत्र में भी, या यूं कहें कि जो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग किंग हैं वो भी फुल सपोर्ट दे रहे थे आजीविका को। तो ये हमने कंप्लीट सारी चीज़ें समझ ली। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन तो खैर उपिंदर मैम की बुक से ही लिफ्ट किया गया है, तो यहाँ से तो सारी बातें मैच कर रही है। कास्ट और क्लास पे कोई भेदभाव नहीं होगा। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन था इनका, ये आप पढ़ सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कैनोनिकल टेक्स्ट। इसके अलावा सीवियर एस्केटिज्म, ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड, तो ये सारी बातें सही है। दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद जैनाज अगेंस्ट बुद्धिस्ट, तो ये बात गलत है, ऐसा कोई अलायंस नहीं था अगेंस्ट बुद्धिज्म। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, बिकॉज इतना प्रिपेयर करके जाना इस बल्कि बुक से, ये देखो आप 1664 पेजों की किताब है, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें हम पढ़कर जा पाएँ। हालांकि आजीविका पे क्वेश्चन आया है, तो ये पूछा गया रिसेंटली बीपीएससी में। पहला कह रहे हैं जो मखली गौसाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे आजीविका सेक्ट के, सही बात है ये। और दूसरा कह रहे हैं जो सेंट्रल आइडियाज फिलोसफी पे नियति है ना, नियति है जिसे फेट कहते हैं। तीसरा ये, यानी सब कुछ वही प्री डिटरमाइंड है और ह्यूमन एफर्ट्स का कोई रोल नहीं है। तीसरा ये कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट एंड क्लास के बेस पे है, बिल्कुल गलत है, डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो सी तो एलिमिनेट हो जाएगा, और सी एलिमिनेट होगा तो 2 ऑप्शन हट जाएंगे। और चौथा कह रहे हैं आजीविका रेगुलर सभा कंडक्ट करते थे मीटिंग्स के लिए, तो ये भी सही है, हमने पढ़ा, तो आंसर इसका बी है। और भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सीडीएस का है 2013 का। पहला कह रहे हैं जो लोमस ऋषि और सुदामा केव है 12 बार हिल में, ये मॉडल है वुडन आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप में, और ये एग्जाम्पल है अर्लीस्ट केव आर्किटेक्चर का। केव आर्किटेक्चर मतलब गुफा में जो आर्किटेक्ट किया गया है। और दूसरा ये कह रहे हैं जो 12 बार हिल केव से, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने डेडिकेट किया आजीविका मंक्स को। पहले समझते हैं ब्रीफ में 12 बार हिल्स के बारे में। देखिए 12 हिल्स है बिहार के, नाम है 12 बार, ठीक है, 12 बार, और ये इसका एंट्रांस गेट है, और ये 3rd सेंचुरी BC में, मतलब बेसिकली टाइम पीरियड वही है, वैसे एक रेंज ऑफ टाइम पीरियड है, बट 3rd सेंचुरी BC माना जाता है 12 बार केव्स का। अब ना इसमें 4 केव्स का एक क्लस्टर है, इससे जुड़े हुए 4 केव्स हैं इन टोटल, और इनका पर्टिकुलर अगर हम नाम देखें तो एक लोमस ऋषि कहलाएगा, दूसरा सुदामा, तीसरा विश्वकर्मा, और चौथा करण चौपार। इन चारों को मिलाकर हम कह देते हैं कि 12 बार हिल केव्स है। और ये जो 12 बार केव्स का क्लस्टर है ये बोध गया से 40 किलोमीटर दूर है, और 12 बार केव्स का टाइम पीरियड वही 3rd सेंचुरी BC के आसपास। और ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट केव्स हैं, और कुछ हिंदू एंड जैन स्कल्पचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और आजीविका के बाद बुद्धिस्ट यूज करते हैं लोमस ऋषि केव का, बिकॉज यहाँ पे बोधिमूला और क्लेश कंतर इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिल रहे हैं, तो इससे हम आइडिया लगा रहे हैं इनफैक्ट ये कि अशोक के इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिले हैं यहाँ में से, ठीक है। और एक बात और समझिए कि जो 12 बार रॉक कट केव्स हैं ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है। तो ज़रूरी बात क्या यहाँ पे समझनी है, ज़रूरी बात ये समझनी है कि जो बिंदुसार थे, यानी जो अशोक के फादर थे, अशोक के जो फादर थे बिंदुसार, ये आजीविकाज के पैट्रोन थे, आजीविकाज के फॉलोवर थे आजीविका सेक्ट के। तो इस वजह से जो बिंदुसार के बेटे हैं अशोक, ये भी नेचुरली आजीविका से जुड़े हुए हैं, तो ये आजीविकाज के लिए इन केव्स को डोनेट करते हैं 12 बार केव्स को।
तो इसमें कह रहे हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, ये बात गलत है। असल में ये अशोक या उनके दशरथ से भी जोड़ते हैं कई बार। अशोक के ग्रैंडसन का नाम है दशरथ, बट चंद्रगुप्त मौर्य से तो नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा गलत है और पहला सही है। इसके बाद ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2013 का है। इसमें पहला कह रहे हैं जो केव्स हैं बादामी, ये ओल्डेस्ट हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यानी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव हो गए रॉक कट केव्स, वो बादामी नहीं बल्कि 12 बार हैं, जो कि 3rd सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है, काफ़ी पुराना टाइम पीरियड है। तो अगर ये पहला गलत है तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 and 3 and 3। दूसरा कह रहे हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया, डोनेट किया 12 बार रॉक कट केव्स को, बट तो ये बात तो गलत है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया है आजीविका के लिए, ये अशोक ने बनवाया है। तो सेकेंड हो गया गलत और सेकेंड हो गया गलत, तो आंसर बचा ऑप्शन सी 3 ओनली। एलोरा में केव्स जो है वो डिफरेंट फेथ के हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, हर फेथ के हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 12 बार केव से ही जुड़ा हुआ है। पहला कह रहे हैं ये 4 केव्स का क्लस्टर है, सही बात है। दूसरा कह रहा है अशोक के इंस्क्रिप्शन भी हैं 3 केव्स के वॉल में, सही बात है ये भी। और तीसरा ये है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आजीविका के डेडिकेशन के बारे में बताते हैं। और चौथा ये कि जो इंस्क्रिप्शन है 6th सेंचुरी BC के, नहीं 3rd सेंचुरी के, एज पर NCERT। तो ये हमने 12 बार केव्स को भी पढ़ लिया, क्योंकि आजीविका के बारे में हमें ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं, जो हमें पता चल पाया उनके बेसिक आइडियाज़ के बारे में ही पता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये CDS का ही क्वेश्चन है। मंजानिक ये एक मिलिट्री डिवाइस था, तो ये किसे रेफ़र करता है? पहला ये कि ये जो डिवाइस है ये फील्ड गन को लोड करते हैं गन पाउडर के साथ। दूसरा केवलरी प्रिपेयर करने के लिए फॉर रैपिड चार्ज, यानी जब युद्ध हो रहा है तो उस चीज़ में केवलरी हेल्प करेगी घुड़सवारी को प्रिपेयर करने के लिए। तीसरा ये एक बोल्टिंग डिवाइस था, मतलब एक तरह का नट बोल्ट था जो किले होते थे उनके गेट को मजबूत देने के लिए ये लगाया जाता था। और चौथा ये कि स्टोन्स फेंकने के लिए, यानी पत्थरों को इस तरह से फेंकने के लिए एक मैंगोनेल यानी वही पत्थर, छोटे पत्थर को फेंकने के लिए इस डिवाइस का यूज करते थे। तो ये CDS का क्वेश्चन है 2022 का। इसमें इन्होंने पूछा कि मंजानिक क्या था मेडिवल पीरियड में, तो इसका आंसर है कैनन, कैटापुल्ट, गन के राज और पोर्टेबल आर्मरी। ये 4 ऑप्शंस थे और सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी है कैटापुल्ट। कैटापुल्ट का मतलब गुलेल होता है। तो ये कुछ ऐसा वाला गुलेल था, ये हाथ से यूज करने वाला नहीं था। इसमें यहाँ पे पत्थर रखे जाते थे जैसा कि आप देख पा रहे हो, और इसको ऐसे रस्सी को खींचते थे और ये बहुत दूर जाकर पत्थर गिरता था और इस तरह से युद्ध लड़े जाते थे। तो यहाँ इन्होंने कहा है जो ऑप्शंस में से, तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होना चाहिए। एक डिवाइस है जिसे स्टोन्स को थ्रो कर रहे हैं, मैंगोनेल। अब ये PYQ डायरेक्ट रिपीट कर लिया गया, तो इस वजह से PYQs करना बहुत ज़रूरी है। और इसी PYQ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सूरवीर बैच आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप CDS या CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 35 ईयर्स के UPSC PYQs में कवर्ड हैं, जिसमें सारे एग्जाम्स हैं, इसके अलावा स्टेट PCS भी इंक्लूडेड हैं। ये इसके सारी डिटेल्स हैं। और एनरोलमेंट का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो एनरोलमेंट के बाद आपको ऐप या वेबसाइट में, यानी दोनों में ऐड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देखिए क्या पूछ रहे हैं, ऋग वैदिक गॉडेस के बारे में स्टेटमेंट्स कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहे हैं जो उषाज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम को फ्रॉम सिकनेस, यानी बीमारी से। दूसरा सिनी वाली जो है ये बिस्टो करते हैं चिल्ड्रन को। तीसरा अदिति को गॉडेस ऑफ डॉन कहते हैं। और चौथा राका जो है ये गॉडेस ऑफ स्पीच है। अब ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है, उपिंदर मैम की बुक से लिया गया, पेज 509 में आप देखेंगे। तो उन्होंने बताया है कि जो रुद्रा है ये गॉड हैं जो इंस्पायर करते हैं फियर को। और इसके बाद इसी में आगे बताया गया कि गॉडेस ऑफ द डॉन, गॉडेस ऑफ द डॉन को उषा कहते हैं, यानी जो सूर्योदय होता है उनकी गॉडेस हैं उषा। और इनका जिक्र 300 बार 300 टाइम्स सी इज मेंशन इन द ऋग्वेद। और 20 हैम्स यानी जो मंत्र हैं 20 मंत्र इनको एड्रेस्ड हैं। अदिति के बारे में बताया गया कि आदित्याज की मदर है और ये एक अनदर इंपॉर्टेंट गॉडेस है। उनके नेम का मतलब फ्रीडम होता है, आज़ादी होता है अदिति का मतलब। और जब सिकनेस से यानी बीमारी से, कोई नुकसान वगैरह, हार्म से बचना है, एविल से बचना है, तो उस टाइम पे इन्हें इनकी ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। और इन पर भी काफ़ी सारे हाइम्स जो है वो एट्रीब्यूटेड हैं। इसके बाद राका की बात की गई। राका एक बेनेवोलेंट बाउंटीफुल गॉडेस है। देन सिनी वाली हैं जो बिस्टो करती हैं चिल्ड्रन को। तो चिल्ड्रन को कौन बिस्टो करती हैं? सिनी वाली। तो ये बात सही है। फ्रीडम फॉर सिकनेस नहीं, ये बात तो गलत है। उषा नहीं, अदिति हैं फ्रीडम फॉर सिकनेस। ये आप देख सकते हो, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस है ना अदिति।
इसके बाद इन्होंने कहा अदिति इज गॉडेस ऑफ डॉन। नहीं, गॉडेस ऑफ डॉन तो हमने पढ़ा ना, ये उषा इज गॉडेस ऑफ डॉन। तो ये दोनों बदल दिया गया, स्वैप कर दिया गया ए और सी को। और चौथा कह रहा है राका इज गॉडेस ऑफ स्पीच, बट राका इज बेनेवोलेंट एंड बाउंटीफुल गॉडेस। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि सी इज गॉडेस ऑफ स्पीच। तो ये सारा गलत है और ऑप्शन बी करेक्ट। बट ऐसे क्वेश्चन आप समझो पेपर में अटेम्प्ट करना तो नियरली इम्पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं सी वाज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम अ ब्लड थर्स्टी यक्षी टू अ बेनेवोलेंट मैटरनल फिगर। दूसरा ये कि ये फेमिनाइन पर्सोनिफिकेशन है विजडम का। तीसरा ये कि 8 ग्रेट फियर से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और चौथा ये एक वेरियर गॉडेस है जो डॉन के साथ एसोसिएटेड है। अब अगेन ये भी उपिंदर मैम की बुक से है, पेज 1134 में आप देखो, हरिति एक यक्षी हैं जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं फ्रॉम अ चाइल्ड डेवरर, यानी बच्चों को निगलने वाली, टू अ प्रोटेक्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रेन ड्यू टू बुद्धाज इंटरवेंशन। तो बुद्ध के इंटरवेंशन के बाद ये एक चाइल्ड डेवरर से एक प्रोटेक्ट्रेस में बदल जाती हैं, यानी चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती हैं बाय द बुद्धा फ्रॉम अ ब्लड थर्स्टी यक्षी टू अ बेनेवोलेंट मैटरनल फिगर। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लॉजिक भी अप्लाई करो तो भी काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज उतना आसान नहीं है ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक लगा पाना। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा हम इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि एक तरह की बुद्धिस्ट गॉडेस की बात कर रहे हैं तो बुद्धा का इंटरवेंशन में भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम चीज़ें पढ़ते ही हैं, खास तौर से जब हम जातक टेल्स के बारे में पढ़ते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में, और इसके अलावा भी बुद्ध की स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बुद्ध के इंटरवेंशन से बड़े बड़े राक्षस इंसान बन गए और बहुत सारे जो बुरे लोग हैं वो सुधर गए, है ना। ऐसी वाली बातें हैं, जिसमें एक अंगुलीमाल का भी नाम है। अगला देखिए, कौन सा जो वर्क है ये ईयरली 18th सेंचुरी में लिखा गया बाय द बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य। तो ईयरली 18th सेंचुरी में रामेश्वर भट्टाचार्य ने कौन सी बुक लिखी? धर्म मंगल, शिव संकीर्तन, मनसिम्हा और विद्या सुंदर। CDS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑथर और पोएटिकल वर्क के बारे में। वृंदावन दास, कृष्णदास कविराज, मुकुंदरम चक्रवर्ती और रामेश्वर भट्टाचार्य। तो मुकुंदरम चक्रवर्ती पर तो ऑलरेडी रिपीट कर लिया गया, अभी इस बार पूछा गया रामेश्वर भट्टाचार्य के बारे में। इसका आंसर वैसे ऑप्शन बी है, यानी वृंदावन दास जो है ये चैतन्य मंगल लिखा है इन्होंने, कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितमृत लिखा है, और मुकुंदरम चक्रवर्ती ने चंडी मंगल और रामेश्वर भट्टाचार्य ने शिव संकीर्तन लिखा है। तो रामेश्वर भट्टाचार्य ने क्या लिखा है? शिव संकीर्तन। तो PYQs आर ऑलवेज गोट। ओके, नेक्स्ट ये अटेम्प्ट करिए, ग्रामेरियन कात्यायन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कह रहे हैं ये पतंजलि के समकालीन है, यानी उनके टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा पाणिनि के समकालीन है, और तीसरा ये पाणिनि और पतंजलि के बीच के टाइम पीरियड में है, और चौथा ये पाणिनि और पतंजलि के बाद वाले पीरियड में है। देखिए पाणिनि तो हमने पढ़ा ना, ये कौन सा पेज है? ये वाला। पाणिनि हमने पढ़ा कि 500 BC वाला इनका टाइम पीरियड है। और अगर हम देखें पतंजलि के बारे में तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बताया है। तो जो पाणिनि का टाइम पीरियड है वो हमने देखा 5th सेंचुरी BC का, और जो पतंजलि का टाइम पीरियड है वो 2nd सेंचुरी BC का है। और इनके बीच आते हैं कात्यायन, और कात्यायन का टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी BC का, ठीक है, 3rd से 2nd के बीच। तो ये इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में आते हैं, तो ही बिलोंग टू अ पीरियड बिटवीन पाणिनि एंड पतंजलि। दिस इज़ ऑल्सो टफ, हालांकि हम आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि ये कमेंट्री इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन भी पूछा गया है CDS में 2015 में कि पतंजलि जो बुक है, ये हमने पढ़ा भी है, ये किससे रिलेटेड है, और इसमें ऑप्शन में था द ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन पाणिनि संस्कृत ग्रामर। तो ये कमेंट्री वाली बात है, कात्यायन केम आफ्टर पाणिनि बिकॉज पाणिनि पर कमेंट्री लिखी है, पाणिनि पर कमेंट्री लिखी कात्यायन ने। और बिफोर पतंजलि क्यों? बिकॉज पतंजलि ने कमेंट किया कात्यायन पर। तो इस तरह से ये सही आंसर ऑप्शन सी है, बट ये भी अगेन वेरी टफ। लूसेंट वगैरह में बताया गया कात्यायन के बारे में, बट NCERT में डायरेक्टली कवर्ड नहीं है। तो कात्यायन जो है ये संस्कृत ग्रामेरियन है, मैथमेटिशियन है, और एंशिएंट इंडिया में रहते हैं। 3rd सेंचुरी BC इनका टाइम पीरियड था। अच्छा, इनके बुक्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वर्तिकाकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुल्ब सूत्र पेपर में पूछा भी गया है कई बार, तो ये ध्यान रखिएगा शुल्ब सूत्र के बारे में, कात्यायन ने लिखा है। नेक्स्ट ये अटेम्प्ट करिए,
तो इसमें कह रहा है कि मिडिवल इंडिया में जो इंडिगो निकालने की प्रोसेस यानी नील को जो एक्सट्रैक्ट करते थे उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। किसके रिजल्ट से? फर्टिलाइज़र यूज किया जाने लगा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए फर्टिलाइज़र की बात कहाँ से आएगी मिडिवल पीरियड में, आप समझिए। और दूसरा कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स फॉर इंडिगो स्टेम्स। तीसरा कह रहे हैं जिप्सम और लाइम मोर्टार का यूज़ करना जो इंडिगो वेट्स वाटर प्रूफ। तो इंडिगो को ये वाटर प्रूफ बनाता है। बेसिकली जब इंडिगो निकालने के लिए जिसका यूज़ किया जा रहा है उसमें जिप्सम और लाइम मोर्टार का यूज़ किया जाने लगा। ये बात सही है। मिडिवल इंडिया में आप समझो, मिडिवल इंडिया टाइम पीरियड भी दिमाग में लेके चलिए, ये 15वीं सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड है। उस टाइम पे जो इंडिगो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा। कैसे होगा? जिप्सम वगैरह यूज़ किया जाने लगा, मोर्टार का यूज़ किया जाने लगा, जिससे इंडिगो वाट्स मतलब जो जिससे इंडिगो निकाले जा रहे हैं उनको ये क्या बनाता है? वाटर प्रूफ बनाता है। तो वाटर प्रूफ बनाता है तो इससे काफ़ी एफिशिएंसी और क्लेंजीनेस है वो इम्प्रूव हो गई और फर्मेंटेशन और एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प मिलने लगा, क्योंकि इंडिगो डाई बनाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी प्रोसेस है। अब बाकी के ऑप्शंस उतने लॉजिकल नहीं लगते हैं, तो वी कैन गो विथ ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश के बारे में कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? अपभ्रंश एक तरह का लिटरेरी लैंग्वेज है। पहला कह रहे हैं ये रिकग्नाइजेबल फॉर्म्स में आता है 6th सेंचुरी में। दूसरा ये कि रीजनल वर्नेक्युलर्स यानी एक पर्टिकुलर एरिया की जो रीजनल भाषा है, क्षेत्र की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा का प्राकृत और संस्कृत के साथ जब मिक्सचर बनता है तो वो डेवलप होता है अपभ्रंश के रूप में। देखिए भ्रंश का मतलब क्या होता है? संस्कृत वर्ड है टूटना, खंडित होना। तो जब लैंग्वेज टूटी है तो उसे अपभ्रंश कहते हैं। अब ये लैंग्वेज कैसे टूटी है? एक पर्टिकुलर एरिया में जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो जब संस्कृत और प्राकृत के साथ मिक्सअप होती है तो एक अलग तरह का लैंग्वेज डेवलप हो जाता है। तो लैंग्वेज का अपना इतिहास होता है, उसे समझते हैं। बट पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ये सिविल सर्विसेज 1996 में पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछा कि जो संस्कृत है टेक्स्ट, उसमें मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट में एक वर्ड का जिक्र मिलता है अपभ्रंश। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आउटकास्ट अमंग द राजपूत, डेविएशन फ्रॉम वैदिक रिचुअल्स, ईयरली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस और नॉन संस्कृत वर्स मीटर्स। नॉन संस्कृत वर्स मीटर तो ये है नहीं, ये एक ईयरली फॉर्म है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का। कैसे ये ईयरली फॉर्म है वो देखते हैं। लैंग्वेज का अपना इतिहास होता है और वो समय के साथ बदलता है। तो ऋग्वेद के टाइम की जो संस्कृत है वो कालिदास की पोएट्री की संस्कृत से डिफरेंट है। जो क्लासिक संस्कृत टर्म है ये 5th 4th सेंचुरी BCE में ही ग्रामेरियन पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में कोडिफाई किया। अब देखिए अष्टाध्यायी पर हमने बहुत बार चर्चा करी। ये 5th सेंचुरी BCE के आसपास की बुक है और ये पुराना टाइम पीरियड है, काफ़ी पुराना टाइम पीरियड है। आप सोचो जब इंडिया में बुद्धिज़्म जैनिज़्म इवॉल्व कर रहा है, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे जो पाणिनि ने बुक लिखी अष्टाध्यायी, उसमें जो संस्कृत का यूज किया गया, जो संस्कृत ग्रामर पर बात की गई, वो संस्कृत क्लासिकल संस्कृत है। बट जब हम कालिदास का टाइम पीरियड में देखते हैं जो कि गुप्ता पीरियड का टाइम है, जो कि रफली 1000 साल बाद की बात है ना। गुप्ता पीरियड मतलब 5th सेंचुरी AD के आसपास की बात है और ये 5th सेंचुरी BC वाले टाइम पीरियड से 1000 सालों के गैप में है। तो इन दोनों ही संस्कृत में बहुत डिफरेंट है। कहने को तो ये दोनों ही संस्कृत है, बट कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। देखिए जो ये बुक्स थी पहले वाली, उनमें जो टर्म्स यूज किए गए क्लासिकल संस्कृत में वो काफ़ी डिफरेंट थे, ये चीज़ ऑब्जर्व की गई। और एक और इम्पॉर्टेंट संस्कृत ग्रामर बुक है पतंजलि की महाभाष्य, जो कि बेसिकली कमेंट्री ही है, हमने पढ़ा है। और इस पर क्वेश्चन देखिए कितने सारे बन गए है ना। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, हाँ ये देखिए, ये भी तो उसी तरह का क्वेश्चन है ना। ये टाइम पीरियड जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या जानना चाह रहे हैं? टाइम पीरियड पर भी क्वेश्चन है। तो इसी चीज़ में जब हम इसको समझते हैं कि ये जो बुक्स हैं, जैसे वरारुचि की प्रकृत प्रकाश है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आप देख रहे हो हर बार ये बुक पूछते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। पिछला 10 साल का आप क्वेश्चन देखो, हर साल आया है बुक पे क्वेश्चन। तो ये बुक का नाम क्या है? प्रकृत प्रकाश। टर्म को डिकोड करते हैं। देखिए प्रकृत प्लस प्रकाश, प्रकृत लैंग्वेज को ये एसोसिएट कर रहा है और ये प्रकृत ग्रामर की ही बुक है ना। और वरारुचि काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है और ये हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर है, यानी आप कह सकते हो पहला प्राकृत ग्रामर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इवोल्यूशन शुरू हो गया, लैंग्वेज बदलना शुरू हो गया।
ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि वेद है, वेद संस्कृत में है। और संस्कृत जो है वो इंडो ईरानियन ब्रांच से बिलोंग करता है, जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। लैंग्वेज को हम फैमिलीज में डिवाइड करते हैं, बेसिकली ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। और इसी फैमिली से पाली और प्राकृत भी आता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें जो लैंग्वेजेस डेवलप हो रही हैं वो एक ही ब्रांच से निकल कर आ रही हैं। और प्राकृत के भी डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट मतलब बोली, जो किसी क्षेत्र में बोली जाती है उसे डायलेक्ट कहते हैं। एक लैंग्वेज के बहुत सारे डायलेक्ट हो सकते हैं। आप देखे होंगे कि जो एक पर्टिकुलर हिंदी ही है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो इसके डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं प्राकृत के? तो महाराष्ट्री प्राकृत है, सोरसेनी प्राकृत है, मगधी प्राकृत है। तो अपभ्रंश जो एक टर्म है ये प्राकृत के ही फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मिलेनियम एडी। और द्रविडियन लैंग्वेज में से जो तमिल है ये ओल्डेस्ट लिटरेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो तमिल को ओल्डेस्ट लैंग्वेज माना जाता है द्रविडियन लैंग्वेज में से खास तौर से। इसके बाद कन्नड़ है। तो बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेज और जो डायलेक्ट्स हैं वो आज के साथ भी फेमिलियर हैं। वो इतनी पुरानी बोलियां हैं, जैसे 1000-1500 एडी के आसपास की हैं, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले की बोली, बट उनके वर्डिंग्स में चेंज आया है। ओवरऑल डायलेक्ट सिमिलर सा ही है। आई होप आप समझ पाए। देखिए, अगर इस PYQ के बेस से हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो हमें ये तो समझ आ जाएगा कि ईयरली फॉर्म है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का। तो इस हिसाब से ये तो सही हो जाता है कि ये डेवलप होता है आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ रीजनल वर्नाकुलर्स बिटवीन प्राकृत एंड संस्कृत। बट सिर्फ ये इस पर्टिकुलर फैक्ट के बेस पे से सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट है। और पहला भी सही है, 6th सेंचुरी के आसपास ये पहचान में आने लग जाता है। तो आंसर इसका सी है। और ये ब्रिटेनिका की सोर्स से भी आप रेफर कर सकते हैं। 6th सेंचुरी में अपभ्रंश जो है ये रिकग्नाइज हो गया लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में। और वल्लभी के राजा थे उस टाइम पे, धार सेन सेकंड उनका नाम था। इन्होंने अपने फादर गुहा सेन के लिए इंस्क्रिप्शन भी करवाया और ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में देखने को मिला। तो इस तरीके से ये इनफैक्ट आप 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी के बाद देखो तो अलग अलग तरीके से पोएट्रीज भी डिवाइड होने लग गई कि ये संस्कृत की पोएट्री है, ये प्राकृत की पोएट्री है, ये अपभ्रंश की पोएट्री है। और अपभ्रंश जो है इस तरीके से कंटिन्यू होता रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन विलास किन्होंने लिखा? जो कि कश्मीर की राजाओं की हिस्ट्री है और ये जैनुल आबिदीन के टाइम पर लिखा गया। देखिए, जैनुल आबिदीन वही हैं जिन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। कश्मीर के अकबर के रूप में ये जाने जाते हैं बिकॉज ये काफ़ी बेनेवोलेंट, काफ़ी दयालु राजा थे और कश्मीर की हिस्ट्री में इनका नाम बहुत फेमस है। तो जैन विलास के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जैनुल आबिदीन के बारे में नहीं बल्कि उनके टाइम पीरियड में एक काफ़ी बुक लिखी गई फेमस, नाम है जैन विलास, उनके कंपोजर के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ है बिकॉज रूटीन सोर्सेज में इस बुक के बारे में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलता है। इसका रेफरेंस आपको 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की बुक में देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने बताया है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने या फिर उन वहाँ के जो सल्तनत के लोग हैं, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में कोई बाधा नहीं डाली। संस्कृत लैंग्वेज उस टाइम पे भी हाई इंटेलेक्चुअल थॉट के रूप में डेवलप हो ही रहा था, कंटिन्यू चल ही रहा था। और जो संस्कृत स्कूल्स हैं और जो एकेडमिक्स हैं ये इन एम्पायर के टाइम पर भी डिफरेंट पार्ट्स में इस्टेब्लिश हो रहे थे। एक इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत इंस्क्रिप्शन, नाम है पालम बाओली। ये क्लेम करता है कि सुल्तान बलबन के टाइम पे गॉड विष्णु स्लीप्स इन पीस इन द ओशन ऑफ मिल्क विदाउट एनी वरीज। यानी बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन ही है जो बता रहा है कि विष्णु जी आराम से अपने ओशन ऑफ मिल्क, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, उनमें पीस से स्लीप कर रहे हैं बिना किसी चिंता के। अरेबिक और पर्शियन का जो इन्फ्लुएंस है संस्कृत लिटरेचर में, ये ट्रांसलेशन के फॉर्म में भी देखने को मिला। यही नहीं, आप सोचिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही नहीं, अकबर के टाइम पे भी हम देखते हैं कि महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया। इनफैक्ट हम दारा सिकोह के द्वारा भी देखते हैं कि इन्होंने भी भागवत गीता का ट्रांसलेशन करवाया पर्शियन में। तो दोनों साइड से म्यूचुअल चीज़ें चल रही हैं, यानी जो रूलर्स हैं वो भी एडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज को, जो कि हिंदुइज्म से मेनली एसोसिएट करके देखे जा रहे हैं, जैसे संस्कृत वगैरह। और इसके अलावा जो यहाँ के लोकल रूलर्स हैं, जैसे श्रीवर हैं, जो संस्कृत वर्ग कथा कौतुक में यूसुफ और जुलेखा की स्टोरी को शामिल करते हैं, और वो भी संस्कृत लव लिरिक में। काफ़ी फेमस स्टोरी है यूसुफ और जुलेखा की, इनको इंक्लूड किया जाता है, वो भी संस्कृत के फॉर्मेट में। इसके बाद भट्टवतार है, इन्होंने फिरदौस की शाहनामा को कंपोज किया। बेसिकली फिरदौस की शाहनामा को लेकर अपने मॉडल में कन्वर्ट किया जैन विलास के नाम पे, और एक हिस्ट्री ऑफ रूलर्स ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के राजाओं के इतिहास के साथ इसे जोड़ा गया। तो ये किनकी स्टोरी है, किन्होंने लिखा है ये? तो भट्टवतार ने लिखा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भट्टवतार टुक फिरदौसी शाहनामा एज अ मॉडल फॉर कंपोजिंग जैन विलास।
तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए भट्टवतार। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, जोना राजू, श्रीवर और वाचस्पति, ये ऑप्शंस गलत हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। बट देखिए, भले ही ये तमिलनाडु बोर्ड में, बट इट इज़ एक्सट्रीमली टफ टू आंसर। खासतौर से ये एग्जाम में इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो रिकॉल करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। अगला देखिए, कौन सा रेफर नहीं करता है बो को, बो का मतलब धनुष को, एज अ वेपन ऑफ वार? सारंग, कुंता, कोदंड और करमुक। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कुंथम फाइट से आया है। कुंथम फाइट क्या है? कुंथम जिसे स्पीयर कहते हैं कलारीपयट्टू में। कलारीपयट्टू एक तरह का जो फाइटर वाला एक तरह का डांस फॉर्मेट है। तो इसमें जो फाइटर्स है विल ओनली बी यूजिंग द वेपन स्पीयर, केवल स्पीयर का यूज करते हैं। स्पीयर मतलब भाला का यूज करते हैं। और कुंथम एक वेपन है जिसमें वुडन शाफ्ट होता है, इस तरह से लकड़ी का तख्त होता है, इस तरह से लकड़ी का तख्त होता है, और एक आयरन ब्लेड होता है जो कि लीफ या बड के शेप में है। और ये यूज किया जाता है इन फाइटिंग द एनिमी थ्रू टेक्टिक्स ऑफ ब्लोज एंड हिट्स। तो ये जो कुंथा है या कुंठम है, ये बो एंड एरो को नहीं बल्कि स्पीयर को दिखाता है, यानी भाला को दिखाता है। सो आंसर इज बी। बाकी के ऑप्शंस गलत है, सारंग, कोदंडा, कारमुक। ये भी एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन है। ऐसे टर्म्स को आंसर करना एग्जाम में नियरली इम्पॉसिबल है। अगला देखिए, अमीर खुसरो का जो वर्क है कौन सा है जिसमें उन्होंने इंडिया के क्लाइमेट की तारीफ की, इंडिया के लैंग्वेज की तारीफ की और ख़ास तौर से संस्कृत की, इट आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड इवन इट्स एनिमल? इजाजे खुसरवी, देवाल रानी खिजर खानी, खजन उल फुतू, नूह सिपीर। अब देखिए, ये क्वेश्चन इतना टफ है क्योंकि ये खजन उल फुतू, नूह सिपीर, ये तो मैंने भी पढ़ाया है, सबने ये कवर किया ही होता है। देखिए आपने मैं आपको दिखाता हूँ, हाल ही में मैंने ये पढ़ाया था, जम्मू कश्मीर पीसीएस की एनालिसिस की थी। तो उस टाइम पे मैंने अमीर खुसरो जी के बारे में बताया था कि ये बलबन के कंटेम्पररी है, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के टाइम पे हैं। इन्हें तुतुए हिंद कहते हैं, यानी पैरट ऑफ इंडिया। ये कवाली के फाउंडर हैं और बुक है इनकी खजान उल फुतूह, नूह सिपीर, इसके बाद आसिका और तुगलकनामा। तो नूह सिपीर, खजान उल फुतूह, ये इनकी बुक्स तो है, बट ये ऑप्शंस में इन्होंने डाल ही दिया है। और इसके बाद पूछ रहे हैं कि बताइए कि कौन सा किस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने इंडिया के लैंग्वेज की तारीफ की है। अब ये क्वेश्चन जहाँ से उठाया गया है वो है पीआईबी में 25 फरवरी को एक आर्टिकल आता है। इसमें इन्होंने मोदी जी का जो भाषण है उसे ट्रांसलेट करके बताया है। और इसमें हम पढ़ते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो को तोताई हिंद कहते हैं और इनके जो सॉन्ग्स हैं वो भारत की तारीफ में है, भारत के प्रेम के लिए है और जो ग्रेटनेस और चार्म है हिंदुस्तान का उसका डिस्क्रिप्शन देता है। और इस चीज़ के बारे में इनकी बुक नूह सिपीर में जिक्र मिलता है। जो नूह सिपीर है इसमें हजरत खुसरो डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया ग्रेटर है सभी बड़े देशों से पूरी दुनिया में, और संस्कृत को उन्होंने बेस्ट लैंग्वेज बताया। इसके बाद इन्होंने कहा जो सेजेस हैं यानी जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं इंडिया के, वो बाकी ग्रेट स्कॉलर से भी महान हैं। जीरो का नॉलेज, मैथमेटिक्स की नॉलेज, साइंस एंड फिलोसॉफी की नॉलेज, ये दुनिया तक कैसे पहुंची? ये जो नॉलेज है जीरो की, मैथमेटिक्स की, साइंस एंड फिलोसॉफी की, ये दुनिया तक कैसे पहुंची? कैसे इंडियन मैथमेटिक्स अरेबिया पहुंचते हैं और हिंसा वहाँ पे जाने जाते हैं? हजरत खुसरो ने केवल बुक्स की बात नहीं करी बल्कि इसके बारे में काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्राउड होते हैं। और इसके बाद ये बताते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रॉयड द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी, देन द राइटिंग ऑफ हजरत खुसरो हैव अ बिग रोल इन इट। इसके बाद ये बेसिकली मोदी जी का रेफरेंस देकर, फ्रेंड्स वी हैव टू कीप एनरिचिंग दिस हेरिटेज। और ये आप देखो तो ये अप्रोक्सीमेट ट्रांसलेशन है हमारी प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का, और ओरिजिनल स्पीच हिंदी में दी गई थी। तो यहाँ से आप आंसर समझ गए, बट आप सोचो ऐसे क्वेश्चन कहाँ करना है, मतलब कैसे करना है ना? ये तो वो बात है ना कि फिर आप सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं, बुक्स का नाम इतनी मुश्किल से याद कर रहे हैं, हाँ नूह सिपीर, खजान उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखा है, बट जब ये बुक्स के भी रेफरेंस में पूछ दे रहे हैं, मोदी जी के स्पीच से क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये क्यों ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं, बिकॉज ये एक्सट्रीमली टफ बन जाए। बट सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, उसकी एनालिसिस भी मैं दूंगा, और कुछ क्वेश्चन तो सम क्वेश्चंस आर मेंट टू बी लेफ्ट। अगला देखिए, प्रेजेंट डे टेरिटरीज में कौन सा टेरिटरी ऐसा था जो अशोक के साम्राज्य के लिमिट से बाहर था? ब्रह्मपुत्र वैली असम, बलूचिस्तान, नॉर्थ बंगाल और कश्मीर वैली। ये आसान क्वेश्चन है, इट इज़ सुपर इजी, बिकॉज हम सब ने पढ़ा है कि अशोक के अभिलेख इस पर्टिकुलर एरिया में है। खास तौर से हम देखते हैं कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में भी अशोक के अभिलेख काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी मानसहरा है, शहबाजगढ़ी है, कांधार है, बहुत सारे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन के अलावा हम देखते हैं कि ये जो नॉर्थ सब कॉन्टिनेंट है इसमें भी अशोक के अभिलेख हैं, बट ये जो हमारा एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला, ये कवर्ड नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र वैली असम इसका आंसर होगा, और ये मैप से भी कवर है और हर सोर्स में इसके बारे में
मिलता ही है, मैप से भी काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। बलूचिस्तान, नॉर्थ बंगाल और कश्मीर वैली, ये तो कवर्ड हैं, ये तीनों एरियाज अशोक के एम्पायर में। तो ये थे 16 क्वेश्चन। और अब एनालिसिस तो देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट हिस्ट्री सेक्शन अक्सर ही टफ आता है और मैंने आपको हमेशा कहा है 50% एक्यूरेसी बहुत बेस्ट एक्यूरेसी मानी जाती है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये क्वेश्चन डुएबल था। तो ये क्वेश्चन है मॉडरेट, ना ही ईजी ना ही टफ। क्या ये क्वेश्चन डुएबल था? अगेन इट इज़ मॉडरेट नॉट ईजी। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इट इज़ ईजी बिकॉज ये PYQ है और NCERT में भी है डायरेक्टली। इट इज़ ऑल्सो ईजी बिकॉज ये PYQ है। मतलब आप देखो ये डायरेक्ट PYQ वाले सवाल हैं, ये भी डायरेक्ट PYQ है, ये भी एक तरह का डायरेक्ट PYQ है सिविल सर्विसेज का। इसके बाद ये आजीविका वाला क्वेश्चन, इट इज़ टफ। ये जो क्वेश्चन है मखली गौसाल, ये नहीं, हाँ ये वाला, ये भी तो PYQ ही है, हाँ ये वाला मंजानिक, ये इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी बिकॉज PYQ में पूछ लिया गया है। और इट इज़ टफ है ना, हरिती वाला क्वेश्चन भी टफ है। इट इज़ ईजी बिकॉज ये PYQ में है, डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से PYQ के ऑप्शंस को एनालाइज किया है। बिकॉज ये भले ही PYQ में फिर भी पेपर में याद रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 हैं, आप चारों को अगर आप याद कर लो तो ही कर पाओगे ना ऐसे क्वेश्चन। बट चंडी मंगल तो फिर से पूछ लिया गया था मुकुंदरम चक्रवर्ती जी की, तो एक बार इसको पूछ लिया गया है तो फिर इसको भी पूछ लिया गया। नेक्स्ट अगर वो वृंदावन दास को पूछ लें, कात्यायन, इट इज़ टफ। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था ये भी मतलब ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है। अब भ्रम्स वाला क्वेश्चन ये भी टफ की कैटेगरी में ही आएगा, ये तो भी टफ क्वेश्चन है जैन विलास वाला, और ये भी एक्सट्रीमली टफ है। ज़्यादातर क्वेश्चन टफ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नूह सिपिर वाला क्वेश्चन भी टफ है और ये क्वेश्चन ईजी है। ओके, ये तो बात हो गई ओवरऑल एनालिसिस की। अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्या हमें उपिंदर मैम की बुक पढ़नी है? तो मैं आंसर फिर से सेम ही दूंगा कि नहीं, अ बिग नो, बिकॉज 1600-1700 पेज की बुक में अगर 2-3 क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो ये वाइज स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि आप उस बुक को फॉलो करें, पहली चीज़। दूसरी ये कि आप कुछ भी कर लो, n नंबर ऑफ सोर्सेज फॉलो कर लो, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में डुएबल नहीं होंगे और ये सबके लिए टफ हैं, एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें टच करने की बजाय बाकी एरियाज़ में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसकी मैं एनालिसिस लाने वाला हूँ, वहाँ भी आप देखोगे उनमें अगर हम थोड़ा एफर्ट बढ़ा दें तो काफ़ी ईजिली हम बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के ले जा रहे हैं। बट हिस्ट्री को कभी स्किप नहीं करना है। देखिए, मैं जो कहता हूँ कि हमारा बैच या हमारा यूट्यूब वीडियो कैसे आपकी हेल्प करेगा, या अगर आप बैच नहीं भी फॉलो कर रहे हैं और PYQs को सही तरीके से कर रहे हैं, NCERT सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये जो 5 क्वेश्चन है, ये 16 क्वेश्चन है, मान लो 16 में से अगर आप 6 क्वेश्चन ही निकाल ले रहे हो, जहाँ पे लोग 2 या 3 या 1 क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, तो 4-5 क्वेश्चन के आप एज में हैं। और एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, बताने की नीड नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत लोग स्किप करेंगे जिनका दूसरा बाकी पोर्शन जिनका बहुत अच्छा होगा मे बी, बट इन क्वेश्चन से भी तो मेरिट डिसाइड होगी, इन क्वेश्चन से मेरिट डिसाइड होगी। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन से, इन सब क्वेश्चन से, ये तो खैर PYQ है, हाँ इस तरह के क्वेश्चन से मेरिट नहीं डिसाइड होती है, बट बाकी के जो क्वेश्चन है उनसे डिसाइड होती है। तो ये आप पे है कि आप NCERT और PYQs को कितना थोरोली कर रहे हैं। अगर आप टारगेट ले रहे हैं कि ठीक है अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं 6 क्वेश्चन PYQ और NCERT के बेस पे कर रहा हूँ, तो मुझे ये 2 सोर्सेज फॉलो कर लेने हैं, स्किप नहीं करना है। अगर आप CDS या CAPF NDA वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए जो हमारी सूर्य बैच है आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। 2026 के लिए 1 साल की वैलिडिटी मिलती है इसमें आपको। सारे UPSC के PYQs तो हैं ही, बाकी स्टेट PCS के भी, और बहुत सारे पेपर्स के PYQs हैं। और इसके अलावा हम लोग NCERT और स्टैंडर्ड टॉपिक्स को भी कवर करते हैं। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन के जैसा एक्ट करता है। इसके बाद आपको अलग से कुछ भी रेफ़र करने की नीड नहीं है। और ये बैच की इंक्वायरी के नंबर हैं, ये डिटेल्स वगैरह है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। क्लास ऐप और वेबसाइट में चलती है। सो थैंक यू, जय हिंद।